ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमारी यह कक्षा चल रही है हितोपदेशः, जिसमें हितकारी उपदेशों का वर्णन है। नाम से ही आप समझ रहे हैं, हितोपदेशः माने हित के लिए जो उपदेश अथवा हितकारी जो उपदेश, अर्थात मनुष्य का जो हित करने वाले उपदेश हैं उनका वर्णन इस पुस्तक में है, हितोपदेश में। और ये संस्कृत की पुस्तक है। ये कक्षा चलाई जा रही है उन सभी पाठकों के लिए जो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर संस्कृत भाषा को सीखते हैं। संस्कृत भाषा को सीखने वाले सभी पाठकों को ध्यान में रख करके कि वो संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ वो संस्कृत साहित्य को पढ़ करके उसका अर्थ करना भी सीखें, तदर्थ यह कक्षा संचालित हो रही है। अभी तक हमने इसकी आपको 29 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, 29 क्लासेस हो गई हैं। और हमारी आज की यह कक्षा होगी 30वीं कक्षा होगी, 63वीं। ठीक है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है हितोपदेशः इस नाम का। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं जो अभी तक पढ़ा दी हैं वो आपको क्रमानुसार खुल जाएंगी। ठीक है। आप उनको जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। ठीक है। साथ में आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, उस पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारी 29 कक्षाएं हो गई थी और हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो चल रहा था कि मृग श्रृगाल कथा। मृग श्रृगाल कथा थी, फिर उसके बाद में जरद गव विडाल कथा आ गई थी मध्य में। ठीक है। फिर जरद गव विडाल कथा का अंत हो गया था। ठीक है। अंत हो गया था। तो अब उसके आगे अब हम चलेंगे। ठीक है। तो ये क्या था इसमें, ये था यहां पर जो एक कौआ था, काक की कथा, वो जो हिरण्यक चूहा था वो अपने मित्र कौआ को सुना रहा था, वो कबूतर को। तो उसी के क्रम में ये एक क्या है, एक मृग था और एक कौआ, दो मित्र थे।
तो उनके बीच में एक शृगाल आ गया था। जो मृग था उसने शृगाल को अपना मित्र बना लिया। तो कौवे ने उसको समझाया था मृग को कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, आप इसको जानते नहीं, आपने इसको मित्र बना लिया। ठीक है, तो उसने कहा था कि ये क्या है भाई, क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो उस कौवे ने कहा था अतो अहम ब्रवीमि अज्ञात कुलशीलस्य इत्यादि। ये पीछे आया था, ये इसका श्लोक था। श्लोक का अर्थ ये था कि कभी भी जिसका कुल अथवा स्वभाव ज्ञात नहीं है उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। मित्रता करने से पूर्व उस व्यक्ति के कुल और स्वभाव की पहचान करनी चाहिए। अच्छी बात कही थी। तो अब जो क्या था, जो कौवा था जो मृग को कह रहा था ये सारी बातें, उसने कथा भी सुनाई थी, जरदगा विडाल कथा की। ठीक है, पीछे कक्षा में विस्तार से हमने बता दिया। तो उसको सुन करके अब आगे कथा आरंभ होती है। कथा अर्थात वो वही प्रकरण कि जो श्रृगाल था, सियार सियार गीदड़, तो वो सियार था। जब उसने कौवे की बात को सुना कि ये कौवा इस मृग को भड़का रहा है, तो गुस्सा हो गया। वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया सियार। जो सियार दुष्ट है, कौवा चालाक है, वो अपने मित्र को बचाना चाहता है, मृग को। ठीक है, परंतु अब क्या होता है आगे देखते हैं। ठीक है, इस कक्षा में हम आपको संधि, समास, पदच्च विभक्तियों के अर्थ सब कुछ बताते हैं। इसलिए ये सभी संस्कृत के पाठकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। ठीक है, चलिएगा। तो कहते हैं अब आगे प्रकरण यहां से आरंभ होता है। इत्याकर्ण्य स जम्बुकः सकोपम आह। तो सकोपमाह। इति आकर्ण्य माने इति है ये, और आकर्ण्य माने सुन करके। क्या सुन करके, पीछे की जो कथा, अर्थात कौवे ने मृग को समझाया था, तो वो सारी स्टोरी को सुन करके वहां जो श्रृगाल खड़ा था उसके साथ में मृग के, वो क्या है, सुन करके आकर्ण्य स जम्बुका। जम्बुका माने वो सियार, सियार है। तो सकोपम आह। ठीक है, यही हमारा श्लोक था। अच्छा, ये आएगा आगे। ठीक है, सकोपम माने सकोपम आह माने कोप, सॉरी, क्रोध के साथ कहा उसने। क्रोध के साथ अपनी वाणी को कहा, वचन को कहा। क्या कहा, कहते हैं मृगस्य प्रथम दर्शन दिने भवान अप्याज्ञात कुलशील एव तत् कथम भवता सहितस्य स्नेहानुवृत्तिरुत्तरोत्तरम वर्धते। ये पुस्तक में आपको देखते रहिएगा अपनी पुस्तक में। ठीक है, कहते हैं उस सियार ने क्या कहा, जम्बुक ने, कि भाई एक कौआ, एक काक, तेने बहुत सारी रामायण सुना दी है गुस्सा हो गया वो सियार। ठीक है, मैं तेरे को ये पूछ रहा हूं, सियार कह रहा, उस जम्बुक कह रहा उसको, कौए को, मैं तुझे ये पूछता हूं कि भाई मृगस्य प्रथम दर्शन दिने, कि जब तुम्हारी माने कौआ और मृग की जो मित्रता थी वो पुरानी थी, कि मृगस्य प्रथम दर्शने, मृग का जब तुम सबसे पहले मृग को मिले थे, भाई जन्म से तो नहीं मिला, मृग कहीं दूसरी जगह जन्म लिया। ठीक है, दूसरे माता पिता के यहाँ, कौए ने कहीं दूसरी जगह जन्म लिया, फिर आपस में कहीं कभी मिले होंगे एक समय में। तो उसी को कह रहा है
कि मृग के प्रथम दर्शन दिने, जब तुमने मृग का प्रथम दर्शन में प्रथम बार तुमने देखा था, उस दिन में माने उस दिन भवान माने आप, अपि माने आप भी, अज्ञात कुलशीला एवं, भाई तुम भी तो मृग के लिए अज्ञातशील कुल वाले थे। मृग तुम्हारे तो कुल को और तुम्हारे स्वभाव को तो नहीं जानता था जब पहले दिन मिले थे तब। भाई कोई भी जब पहली बार मिलेगा तो कोई भी किसी के कुल और शील को नहीं जान सकता पूरी तरह से। पर तुम्हारी कहते हैं, वो कह रहा है भवता सह एतस्य माने आपके साथ, कौए के साथ, सह सह साथ, एतस्य माने इस मृग की, मृग का स्नेह, स्नेह माने प्रेम प्यार लव, अनुवृत्ति ही उत्तरोत्तरम वर्धते माने स्नेह की जो अनुवृत्ति है, माने प्यार का जो व्यवहार है वो क्या है, माने स्नेहानुवृत्ति ही माने प्रेम की जो वृत्ति, प्रेम का जो व्यवहार है वो क्या है, उत्तरोत्तरम वर्धते, उत्तरोत्तरम माने आगे ही आगे बढ़ता जाता है। अर्थात तुम्हारी और इस मृग की तो मित्रता बढ़ती जा रही है, घनिष्ठ होती जा रही है। जबकि प्रथम दिवस में तो तुम भी अज्ञात कुलशील वाले थे मृग के लिए, तो मैं अज्ञात कुलशील हूं इस मृग के लिए, तो क्या परेशानी है भाई, धीरे धीरे हमारी भी मित्रता बढ़ेगी। ठीक है, श्यार कह रहा है, श्यार बहुत दुष्ट है, पीछे बताया तो बहुत दुष्ट है। उसने क्या था, उसने मृग को, अच्छा मृग हृष्ट पुष्ट था, उसने श्यार ने जैसे ही मृग को देखा तो उसको लालच आ गया कि इसका मांस खाना चाहिए, इसलिए वो मृग के पास आ गया था कि मैं इसको किसी प्रकार से बहकाऊंगा। है तो ये हुआ, ठीक है। और वो जो श्यार था, जम्बुक था, गुस्से में था, वो गुस्से में था तो उसको, और वो कहा अच्छा अच्छा, क्या वो श्लोक बता रहा है, इसको श्लोक कि यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते। कहते हैं भाई अच्छा, तुम तो बहुत बड़े उपदेशक बन रहे हो, इस मृग को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो, तुम मेरी मित्रता ही नहीं होने देते, बहुत उपदेश, बहुत बड़े उपदेष्टा महात्मा महान पुरुष बन रहे हो तुम। कौआ को कह रहा है ठीक है, क्योंकि समाज के अंदर ऐसी धारणा भी है। कैसी? कहते हैं यत्र विद्वज्जनो नास्ति, जिस स्थान में विद्वज्जन माने विद्वान व्यक्ति न अस्ति नहीं है, अर्थात जिस क्षेत्र में विद्वान है ही नहीं, श्लाघ्य तत्र अल्पधी अपि, अल्पधी, अल्पधी का अर्थ होता है मंद बुद्धि, न्यून ज्ञान वाला है, न्यून ज्ञान वाला। कहते हैं अल्पधी अपि माने अल्पधी भी, अल्पधी माने मंद बुद्धि वाला, थोड़े बुद्धि वाला, थोड़े ज्ञान वाला व्यक्ति भी, तत्र माने उस स्थान में जहां विद्वान नहीं होते वहां श्लाघ्य प्रशंसनीय बन जाता है, लोग उसकी वाह वाह करते हैं, और ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, क्योंकि वहां विद्वान है ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर विद्वान नहीं होते वहां पर थोड़े ज्ञान वाले व्यक्ति भी प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं, उनकी लोग वाह वाह करते हैं, श्लाघ्य बन जाते हैं, वो प्रशंसनीय बन जाते हैं। और उदाहरण भी दे रहा है वो जम्बुक, कहते हैं निरस्त पादे देशे एरंडो पिद्रुमायते, जैसे निरस्त पादपे, निरस्त पादपे का अर्थ है कि जहां पर पादप माने वृक्ष से रहित,
माने वृक्षों से रहित देशे माने स्थान में एरंडोपी द्रुमायते। एरंडा, एरंडा का अर्थ होता है, एरंड एक पेड़ होता है, ठीक है। एरंड ऐसा पेड़ होता है, उस पर वो 6 महीने के अंदर ही वो समाप्त सा होता था उसका, जिसकी अरंड बोलते हैं। ग्रामीण एरिया में उसको अंडुआ बोलते हैं कहीं कहीं अंडुआ। तो वो संस्कृत से ही अंडुआ बनाया, एरंड शब्द है। आप सभी जानते नहीं होंगे, कोई बहुत कम लोग जानते होंगे, पर हम जानते हैं क्योंकि हम गांव से आए हुए हैं इसलिए ठीक है। तो आप में से जो गांव में रहते हैं तो वो एरंड को जानते होंगे, उसको अरंड भी बोलते हैं। तो कहते हैं जिस देश में बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, पीपल, बट, आम, है, जामुन, इमली आदि के वृक्ष नहीं होते, वहां पर उस स्थान में अरंड का जो वृक्ष खड़ा होता है वो भी क्या है, द्रुमायते। द्रुमायते का अर्थ है वो भी बहुत बड़ा वृक्ष माना जाता है, वो भी वृक्ष माना जाता है। ये कहने का तात्पर्य वो भी वृक्षों की श्रेणी में आ जाता है। जबकि कोई वृक्ष नहीं होता वो वैसा बहुत बड़ा, छोटा सा वैसा ही होता है पादप। तो वैसे ही यहाँ पर हाँ, हम तीनों के बीच में कोई यहाँ पर कोई ज्ञानी नहीं है, तो तुम कौवे को बोल रहा है तुम थोड़ा सा जान लेकर के बहुत बड़ा उपदेश कर रहे हो इसको, है। अर्थात एरंड से उस कौवे की तुलना कर रहा है वो शियार। और कहते हैं अन्यच्च, अन्यच्चा इस विषय में और भी कहा है भाई, शास्त्रों के अंदर और भी कहा है, सब बातें जान रहा है। क्या कहा है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसम उदार चरितानांतो वसुधैव कुटुंबकम। ये तो बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं ऐसा ऐसा ग्रंथों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अयम निजः, ये तो मेरा अपना व्यक्ति है, निज व्यक्ति है, मेरा घनिष्ठ है। परो वा इति, और ये दूसरा है, इति गणना लघु चेतसाम, माने इस प्रकार की ये मेरा है, ये पराया है। ये ऐसी जो गणना करते हैं वो किन लोगों की गणना, किन का विचार होता है, कहते हैं लघु चेतसाम, जिनकी बुद्धि संकुचित होती है, जो नैरो माइंड होते हैं, उनके अंदर ये भाव पैदा होता है अरे ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, वो पराया है। परंतु जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं उनके बारे में कह रहा है उदार चरिता नाम तू, जो उदार चरित वाले, खुले दिमाग वाले, खुले हृदय वाले, उनका तो मैं उदार चरिता नाम तू, उनको तो क्या है, वसुधा एव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी उनका परिवार होता है, वो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। तो शार कह रहा है कि भाई तुम तो कह रहे हो कि ये मृग मेरा है और मैं पराया हूं। ये तो लघु चेतस माने कुबुद्धि लोगों की पहचान है। उदार चरित वाले लोग होते हैं वो तो ये कहते हैं भाई संपूर्ण पृथ्वी के लोग मेरे अपने भाई बंधु हैं, सब मेरा परिवार है। कौए की निंदा कर रहा है, कितना चालाक है शार, बहुत चालाक है ठीक है। और कहते हैं कि अब शार कह रहा है, शार मतलब शारी कह रहा है, शार अब अपनी तरफ से बता रहा है कि मैं तो ओपन माइंड व्यक्ति हूं। कहता है यथा अयम मृगो मम बंधु बंधुस तथा भवान अपि। भाई यथा माने जैसे, अयम माने ये, मृग मृग मेरा, मम माने मेरा, शार कह रहा है मेरा बंधु है, माने मेरी मित्र है मेरा,
वैसे ही भवान अपि, भगवान माने आप कौए, आप भी मेरे मित्र हैं। मैं तो नहीं कह रहा कि अज्ञात कुलशील वाला कोई नहीं है, कोई है तो उसको नहीं मित्रता, नहीं, आप अज्ञात कुलशील वाले फिर भी आप मेरे बंधु हैं, शार कह रहा है। अपने आप को उदार चरित व्यक्ति बताना चाह रहा है वो। ठीक है। मृगोपी, मृगो ब्रवीत, अब मृगा अब्रवीत, ऐसा मृगो ब्रवीत। अब क्या मृग ने ये बात सुनी तो मृग ने भी कहा, मृग ने कहा, मृग अब्रवीत, मृग बोला किम अनेनो अनेना उत्तरोत्तरेण। अरे भाई काक भाई और भाई श्रृगाल भाई, कि माने न भाई, इससे क्या लेना देना, उत्तरोत्तरेण माने एक बात से एक बात में नहीं नहीं निकालने से, ऐसा हो वैसा हो, ये हो मित्र फलाना हो, इन कोई इससे उत्तर प्रत्युत्तर से कोई लाभ नहीं, क्या प्रयोजन है इससे, कोई लाभ नहीं है भाई। सर्वैरेकत्र विश्रम्भालापैः सुखम अनुभवद्भिः स्थीयताम्। भाई ऐसा है, मृग कह रहा है, सर्वैः सभी प्राणियों के द्वारा, माने सर्वैः सभी प्राणियों के द्वारा, अथवा हम सभी के द्वारा, ऐसा भी यहाँ सही अर्थ भी होगा। माने सर्वैः हम सभी के, हम तीनों, माने मृग हो गया स्वयं, और श्रृगाल जम्बुक हो गया, और काक हो गया। तो सर्वैः एकत्र माने एक स्थान पर, विश्रम्भालापैः, विश्रम्भालापैः माने विश्वस्त बातें, माने प्रेम से, माने विश्वसनीय प्रेम भरी बातें, माने वार्तालापों के साथ में, विश्व माने एक दूसरे की बातों पर विश्वास करने वाले जो वचन बातें हैं, उन बातों के साथ सुखम माने सुखपूर्वक, अनुभवद्भिः, सुखम अनुभवद्भिः स्थीयताम, अनुभवद्भिः माने अनुभव करते हुए हम सभी, ठीक है। तो सर्वैः माने सर्वैः के साथ में लगेगा, माने हम सब, कैसे, अनुभवद्भिः माने अनुभव करते हुए, सुख का अनुभव करते हुए, एक दूसरे से प्रेम भरी बातों के साथ में, सुखम अनुभवद्भिः सुख का अनुभव करते हुए, स्थीयताम रहना चाहिए या रहें। अब मृग ने और उसको, श्रृगाल को बढ़ावा दे दिया, उसका ही सपोर्ट कर दिया। अब काक क्या करे बेचारा, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको, हाँ इसको करेंगे। तो कहते हैं आगे, यतः, यथा माने क्योंकि, यथा माने क्योंकि, न क्योंकि ऐसा कहा जाता है मित्र, ये कहा जाता है, श्लोक कह रहे हैं, न कश्चित कस्यचिन् मित्रम न कश्चित कस्यचिद् रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। कहते हैं भाई, वो कह रहा है, मृग कह रहा है, ऐसा है, न कश्चित कस्यचित् मित्रम, कोई किसी का मित्र नहीं होता भाई, कोई किसी का मित्र जन्म से नहीं होता वास्तव में, ना कोई किसी का मित्र होता है। क्या, ना कश्चित माने कोई नहीं, कस्यचित किसी का मित्र, कोई किसी का मित्र नहीं है होता, ना कश्चित कस्यचित रिपु, और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है, ना कश्चित कस्यचित, यहाँ पे आ जाए मिला कस्यचित रिपु, ना ही कोई किसी का शत्रु होता। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा, ये तो क्या है, व्यवहार से, जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो लोग मित्र बन जाते हैं, तो व्यवहार के द्वारा ही मित्र बनते हैं, जायन्ते। और तथा रिपवः, उसी प्रकार से विपरीत व्यवहार से शत्रु बन जाते हैं लोग। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि अज्ञात कुलशील वाली तो कोई बात नहीं है, हम आपस में अच्छा व्यवहार करेंगे तो मित्र बन जाएंगे, आपस में बुरा व्यवहार करेंगे, गलत आचरण करेंगे तो शत्रु बन जाएंगे। अर्थात काक ने कहा था कि अज्ञात कुलशीलास्या, अज्ञात कुलशील की मित्रता अच्छी नहीं होती है, उसको मृग ने नकार दिया। कहा नहीं ये तो कोई बात नहीं भाई, भाई कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता, सब लोग क्या है व्यवहार से ही मित्र बनते हैं और व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं। बात तो सही लग रही है पूरी भाई, बिल्कुल सही लग रही है। हम ऐसा ही देखते हैं व्यवहार में, कोई नया मित्र, कोई नया व्यक्ति, कहीं पर हम जा रहे हैं, हमें मिल गया, अच्छा मीठे मीठे वचन बोले उसने, अच्छा उसका व्यवहार हमको लगा, तो हम धीरे धीरे मित्रता को बढ़ा लेते हैं, मित्र बन जाते हैं आपस में। तो मृग ने कहा भाई ऐसा ही है, अब ये श्रृगाल अच्छा व्यवहार कर रहा है तो मित्र है हमारा, काक आप भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप भी मित्र हैं। तो अब कहते हैं अब क्या करा, अब कौआ बेचारा अकेला पड़ गया। तो कहते काकेन उक्तम एवं अस्तु, काकेन उक्तम, काक ने कहा एवं अस्तु, ठीक है भाई ऐसा ही हो, चलो बना लो उसको मित्र, बना ले भाई मित्र। अब मेरी तो सुन नहीं रहा, ठीक है एवं अस्तु, जैसा तुम जैसा मानो वैसा ही ठीक है, चलो जी मुझे कोई परेशानी नहीं है। काक ने साफ कर दिया। अथ प्रातः सर्वे यथाभिमत देशम गताः, यहीं तक करेंगे ठीक है। अथ अब क्या हुआ, वो बात वहीं शांत हो गई और वो वहीं पर अपने जहां जहां थे वहीं पर अपना विश्राम आदि कर लिए, वहीं सोए। अब क्या आता इस प्रकार से प्रातः, अब प्रातः काल हुई, तो सर्वे, सर्वे माने काक, मृग और श्रृगाल, जम्बुक, यथा अभिमित देशम माने जिसको जहां 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 जाना था, जिसको जहां जाना था कुछ खाने पीने, कौआ अपना उड़ करके कहीं अपना दाना पानी लेने के लिए चला गया, मृग अपना जंगल में चला गया घास चरने के लिए, श्यार अपना और कहीं चला गया। तो अत प्रातः सर्वे यथाभिमत देशम गताः, अपने अपने इष्ट देश को वो चले गए, निकल गए प्रातः प्रातः काल। ठीक है, यहीं तक रखते फिर आगे चलेंगे। आइएगा अब इसमें हम व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा विचार करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभ्यास तो व्याकरण का करना है हमको। देखिएगा ये क्या है, इति आकर्ण्य, ये इति है आपका, प्लस क्या है ये आकर्ण्य, इति ये अव्यय है। इससे पहले जो स्टोरी सुनाई थी उसको, पूरी स्टोरी को ये संकेत कर रहा है, ठीक है, पूरी स्टोरी को पीछे वाली को। आकर्ण्य ये क्या है, आंग पूर्वक कर्ण धातु से कत्वा प्रत्यय का लेप का रूप है। जैसे आगत्य, कत्वा लेप का है ये, तो क्या कत्वा लेप का अर्थ क्या होता है, करके, तो आकर्ण्य माने सुन करके, आ गया अर्थ अपने आप। और यहां पर इति का ई और आए, तो यहां कौन सी संधि हो गई, बोलो बोलो जल्दी, कमेंट कीजिए, कमेंट, कौन सी संधि हुई, यण संधि, इको यण ची, आगे अचारा है तो इसको एक को क्या हो गया, यण हो गया, तो ई को यण क्या होता है, यह हो गया, तो क्या बन गया, इत्याकर्ण्या बन गया। यही सिखाया है आपको संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में, हाँ यही सिखाया। स जम्बुकः, तो ये क्या था, सह था, यहां क्या था, सह। यहां पर हमने आपको सिखाया संधि, एतत् तदोह सुलोपो कोर्नई समासे हली, एतद के और तद के विसर्ग का, सकार का लोप हो जाता है। ये बड़ा बताया कहां पर सकार मिलता, पुल्लिंग में मिलता है। तो ये सह था, तो ये क्या सकार था वास्तव में, ठीक है,
ये तद का है तो तद से उत्तर एतत् तदोह श्लोपो कोर्णई समासे हली से क्या हो गया, इसका लोप हो जाता है। ये पढ़ाया था आपको। ऐसे एशा का भी विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग माने सकार का ही लोप हो जाता है। तो ये हो गया जम्बुका, ये जम्बुका प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। तो जम्बुका का ये सर्वनाम है वास्तव में, साह। साह किसका सर्वनाम है, जम्बुका, माने वाह जम्बुका। अब देखिएगा ये जम्बुका का क्या लिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, इसलिए उसका जो सर्वनाम है वो भी क्या आएगा, एक वचन, प्रथमा विभक्ति और पुल्लिंग, इसलिए आया है। क्योंकि ये आपको पढ़ाया था कि सर्वनाम शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है, माने वो जिसके होते हैं मुख्य रूप से। आ गया सकोपम आह, ठीक है। तो सकोपम है ये आपका सकोपम। तो सकोपम वचनम, ये वचनम यहां पर है नहीं वास्तव में, क्या वचनम, वचनम का ये है माने कोप सहित वचन को, और ये है आहा, आह माने कहा, क्या बोलो, आहा, आह माने कहा। तो कहा या कहता है, मैंने सकोपम आहा मैंने गुस्से। तो ये क्या है, वचन, ये कोपेन सह सकोपम वचनम, कोप के साथ जो वचन वो सकोप वचन हो गया। तो ये कर्म है वास्तव में यहां पर, सकोपम ये क्या है, कर्म है। तो ये द्वितीय का रूप है, प्रथमा में भी वचन नपुंसकलिंग है तो ये नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग में प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, दो वचन में समान रूप बनते हैं। तो सकोपम वचनम आह, वचनम का संगति लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहां पर, ये बता दिया मैंने आपको सकोपम। अब ये आह, आह वास्तव में क्या है, ये लट लकार का है, पर हिंदी में जब हम इसका स्टोरी का अर्थ करते हैं तो यही हिंदी में बोलते हैं उसने कहा, पर ये भी कह सकते हैं ऐसा सुन करके जब वह जम्बुक कहता है, बोलता है, ये भी लगेगा। तो वास्तव में ये क्या है, लट लकार का रूप होता है, पर हिंदी में हम दोनों प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, कहा, कहता है, दोनों कर देते हैं, ठीक है। परंतु वास्तव में है क्या है, लट लकार है। ये कहा कि ब्रू धातु का है, ये ब्रू, ब्रूई का, ब्रूई का लट लकार में ये बनता है। ये जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन का है, लट लकार का। अब आगे का मृगस्य, मृगस्य क्या षष्ठी व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति राम के समान, रामस्य वैसे मृगस्य। तो षष्ठी का अर्थ होता है का की के, मोटा मोटा ही होता है संबंध। तो क्या है, मृग के, मृग के प्रथम दर्शन दिने, ये क्या है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। तो ये क्या, प्रथम, प्रथम माने पहला, दर्शन माने देखना, तो प्रथम दर्शन के दिन में। तो इसमें क्या है, ये सप्तमी व्यक्ति, प्रथम दर्शन के दिन में माने प्रथम दर्शन के समय में, दिन का अर्थ है वास्तव में समय आएगा, माने प्रथम दर्शन के समय में, माने पहली बार जब देखा तब। तो यहाँ प्रथम दर्शन दिने, तो प्रथम दर्शनस्य दिनम, प्रथम दर्शन दिनम तस्मिन् प्रथम दर्शन दिने, ये क्या हो जाए, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। और प्रथम दर्शन में जब समास करेंगे तो प्रथमम चादह दर्शनम च प्रथम दर्शनम, वो कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा।
दर्शन और कैसा दर्शन? प्रथम दर्शन। प्रथम क्या बन रहा है उसका? विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य का समास प्रथम और दर्शन में होगा, फिर उसका प्रथम दर्शन का दिन के साथ में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, बस सुनते रहिएगा, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। भवान अपि, तो भवान है ये, और आगे अपि है, और आगे है अज्ञात कुलशील, शीला, ये शीला है वास्तव में। ठीक है, तो अपि यहां पर ये कोई अणची लग गया है, और अज्ञात कुलशीला, तो अज्ञात कुलशीला एव, तो ये क्या है? विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। ये आपको पढ़ाया है। भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी, यहाँ रू के रेप को क्या हो जाता है? यह हो जाता है, और उसे यह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप अर्थात विसर्ग रहता ही नहीं है यहाँ पे, वास्तव में पहले रा रहता, रू रू, और रू का र को यह हो जाता है संधि से, और फिर यह का लोप हो जाता है, तो अज्ञात कुलशील हो जाता है। ठीक है, यदि यहाँ एव नहीं होगा तो फिर नहीं, फिर तो अज्ञात कुलशील। ठीक है, तो इसका समास कर देंगे, न जातम कुलम कुलम शीलम च यस्य, जिसके कुल और शील का ज्ञान नहीं है, जात नहीं है। ठीक है, अथवा ऐसा कर देंगे, न जातम अज्ञातम, नहीं तत्पुरुष समास हो गया, और अज्ञाते कुलशीले, अज्ञाते कुलशीले यस्य सह अज्ञात कुलशीलः, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अज्ञात है कुल और शील जिसके, वो अज्ञात कुलशील हो गए। इसको बहुब्रीहि करेंगे पर कई प्रकार से हम विग्रह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत था। एव ये अव्ययपद है। तत् कथम, तत् माने वह, कथम माने किस प्रकार से, कथम आपको पता ही है, कथम माने किस प्रकार से। भवता सह, अब ये सह है और ये एतस्य अलग अलग, ठीक है, संधि हो गई है। तो भावता ये कहाँ का है? भवान शब्द का पुल्लिंग का तृतीय व्यक्ति का एक वचनांत है। तृतीया कैसे आई इसमें? तो तृतीया का आया सह आ रहा है, सह के योग में तृतीया होती है, आपको पता पढ़ाया है हमने। सहायुक्ति अप्रदाने, यदि आप व्याकरण पढ़ें तो आप ये सूत्र लगा लेंगे, नहीं तो व्याकरण हमने संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में सीधा पढ़ा दिया है, सह के योग में तृतीया हो जाती है। तो सह के योग में तृतीया हो गई है, भवता सा आपके साथ, अर्थ तो के आएगा। ठीक है, और एतस्य, तो सह एतस्य, तो ए का इसके साथ संधि हो गई है। कौन सी संधि हो गई है? वृद्धि संधि, वृद्धिरेचि से वृद्धि संधि हो गई है। तो सहायितस्य ये हो गया, और एतस्य ये क्या है? एतद शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी व्यक्ति का एक वचनांत का रूप है। स्नेहानुवृत्ति और उत्तरोत्तरम ये अलग अलग पद हैं। ठीक है, हम तोड़ेंगे तो स्नेहानुवृत्ति ही उत्तरोत्तरम। तो यहाँ पर क्या है, जो विसर्ग था, विसर्ग तो बाद में होता है, परंतु यहाँ विसर्ग हुआ ही नहीं, क्योंकि आगे ऊ आ रहा है उत्तरोत्तर, तो ये रू का रू ही रहेगा, रू का रेफ ही रह गया, विसर्ग हुआ ही नहीं। क्योंकि विसर्ग तो कब होता है? खर परे रहने पर अथवा अवसान में, तो यहाँ खर परे है ही नहीं, अवसान है नहीं, तो होगा ही नहीं विसर्ग, तो इसलिए है। तो स्नेहानुवृत्ति अलग तोड़ेंगे तो क्या होगा? स्नेहानुवृत्ति ही और फिर उत्तरोत्तरम। ठीक है, पर मिला के करेंगे तो फिर ऐसी संधि नहीं होगी, वो संधि अर्थात वो कुछ विसर्ग नहीं होगा उसको। अब स्नेहानुवृत्ति है, स्नेहस्य अनुवृत्ति ही, स्नेहानुवृत्ति ही, अनुवृत्ति ही अर्थात व्यवहार। तो स्नेहस्य अनुवृत्ति, स्नेहानुवृत्ति षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया आपका। और उत्तरोत्तरम, तो उत्तरेण उत्तरम है, या उत्तरम च तदुत्तरम च उत्तरोत्तरम। तो उत्तरोत्तर माने आगे ही आगे, आगे आगे ये अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तरोत्तरम यहाँ पर हम एक ही शब्द ले लेते हैं, समास यहाँ रहने दीजिए, थोड़ा
अलग समास है इसका, ठीक है। वर्धते, ये वर्धते है लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का मृदु धातु का। वर्धते माने बढ़ता है, बढ़ रहा है। चलिएगा, ये हो गया। चलिएगा, तो आज मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, व्याकरण आगे इतना इसका। चलिएगा, यहाँ इसका एक श्लोक का और व्याकरण बता देता हूं, फिर आगे व्याकरण आगे की कक्षा में बताऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि व्याकरण पढ़ाना बहुत जरूरी है। यत्र, यत्र का माने यत्र, ये क्या अव्यय है, या यत शब्द से बनता है। यत्र माने जहां, जिस देश में, जिस स्थान में। विद्वज्जनः, तो विद्वान चासौ जनश्च विद्वज्जनः, कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गए। आगे विद्वज्जनः नास्ति, तो ये क्या है, विद्वज्जन ना आ रहा है, इसलिए विद्वज्जनः, जो विसर्ग था तो विसर्ग नहीं होकर के ना उसके रू को ऊ हो गया था। हशीच, हशीच से क्या हो, रू के रेप को ऊ हो गया, और फिर आद गुणा से उसको गुण होकर के विद्वज्जनो, ऐसा तो होगा। ये वास्तव में क्या था, विद्वजन समास हो गया ये, और ये यहां पर ये रू का रेफ था ये वास्तव में, तो रू का क्या बचता है, र बचता है। अब आगे ये ना आ रहा है, इसलिए विसर्ग तो होगा नहीं, इसको विसर्ग नहीं होगा। क्या होगा यहां पर हशीचा, ये संधि हशीचा और हश के पड़ जाते हैं, इसको रू के रेप को ऊ हो जाएगा, और इस ऊ का इस अ के साथ में गुण हो गया आद गुणा से, तो क्या हो गया, विद्वज्जनो, ये हो गया, ठीक है। न अस्ति, नास्ति, न अव्यपद अस्ति, क्रियापद है, लट लकार अस धातु का, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का। अका सवर्ण दीर्घ, यहां संधि हो गई है, ये अवग्रह लगा दिया ये बताने के लिए कि यहां पर अ था, बस आपको बताने के लिए अकी संधि हुई है, ठीक है। इसका कोई उच्चारण नहीं होता, ये पहले बताया हमने, उच्चारण नहीं होता है, तो ये बताने के लिए कि यहाँ नास्ति, नास्ति माना अस्ति, आ था, वो संधि में खत्म हो गया। श्लाघ्यः मतलब श्लाघ्यस तत्र, तो ये श्लाघ्यस, श्लाघ्यस, तो यहां पर क्या था, श्लाघ्य पहले विसर्ग हो गया था, श्लाघ्य विसर्ग, फिर विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय से विसर्ग को क्या हो गया, स हो गया था, संधि, ठीक है। तो क्योंकि आगे त आ रहा है, खर आ रहा है, ये हो गया। फिर तत्र, और फिर अल्पधी, तो अल्पधी रपि, तो ये अल्पधी आकाशवाणी द्वितीय संधि हो गई, तो अल्पधी एक शब्द है, ये ऐसा है, अल्पधी, ये वास्तव में विसर्ग होता है, पर यहां विसर्ग नहीं होगा, क्योंकि आगे आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, इसलिए ये र ही रहेगा, र को विसर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आगे आ रहा है, तो इसलिए जोड़ देंगे अल्पधीरपि, अपि अव्यपद, अपि का अर्थ होता भी, अल्पधी माने अल्पाधी यस्य स अल्पधी, थोड़ी बुद्धि है जिसकी वो अल्पधी। निरस्त पादपे देशे, तो इसमें करेंगे बहुब्रीहि समास है, निरस्ताः पादपाः यस्मिन् देशे स देशः निरस्त पादपः देशः तस्मिन् निरस्त पादपे देशे, तो ये क्या है, निरस्त बहुब्रीहि समास हो गया, ये किसका, देश को कह रहा है। पादप निरस्त माने अस्त हो गए, रहित हो गए, नष्ट हो गए हैं, तो इस देश का है, तो इसलिए देशे में सप्तमी है, तो इसमें भी सप्तमी आ जाएगी, बहुब्रीहि समास हो गया है, ठीक है। तो निरस्त पादपे देशे माने वृक्ष रहित देश में, एरंड अपि, तो एरंडोपि, यहां पर कौन सी संधि हुई है, एरंड और अपि, अतो रो रप्लुता दप्लुते, आगे आ रहा है, पहले अतो रो रप्लुता दप्लुते से ऊ हुआ, फिर आद गुणा लग गया, फिर बाद में इसका जो अ था अपी का, वो इसमें क्या हो गया, पूर्व,
एङः पदान्तादति। क्या? एङः पदान्तादति। द्रुमायते ये क्रियापद है, ठीक है। वृक्ष के समान जाना जाता है, वृक्ष के समान दिखाई देता है। लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है। चलिएगा, अब कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब करेंगे आगे की कक्षा में। इसको व्याकरण बता दूंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा। अन्यच्च, तो अन्यत में तो अन्यत है ये आपका, और प्लस च है। स्तोष्णश्चु से क्या हो जाए? चित्ता को च हो जाएगा, तो अन्यच्च। ठीक है, इस कक्षा को अवश्य पढ़िएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। आप संस्कृत के साहित्य का अर्थ करना सीखेंगे, व्याकरण का आपका अभ्यास होगा, संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में जो आपने नियम पढ़े हैं उनकी आवृत्ति होगी। चलिएगा, और हो सकता है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।